नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के संशोधन के बारे में। किस किस तरीके के संविधान संशोधन होते हैं, क्या संविधान संशोधन का प्रोसीजर होता है, क्या उसकी आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म उसके क्या है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन से केसेस जो हैं उनके बारे में जानेंगे। उन केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ये आज के लेक्चर में जानेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हंसराज कुमार मेरा नाम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं जेआरएफ हूँ। 2 यूपीएससी मेंस में लिख चुका हूँ और मास्टर्स मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही है। बैचलर्स मेरी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से है। मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और इस क्षेत्र में फील्ड में मेरे को 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें पढ़ाने से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन, आंसर राइटिंग चेक करना, ये सब से रिलेटेड 5 साल से अधिक का मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आज के लेक्चर में आ जाते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या, संविधान संशोधन। हिंदी में कहें तो संविधान संशोधन, साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आते रही। तो संविधान संशोधन है ना, यानी कि जो अपना संविधान बनाया हुआ है ना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, कुछ घटाने की, कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी भाई? समय के साथ साथ जो है चीज़ें चेंज होती जाती है। उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी, उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीज़ें नहीं थी। अब उन सब चीज़ों को डालना है, डिजिटल आपको डाटा प्रोटेक्शन को डालना है, जीएसटी उस टाइम पे नहीं था, उसको अगर डालना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसी को कहते हैं जीवंत दस्तावेज होना। इसीलिए तो क्या कहते हैं, हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, तो जीवंत होना मतलब जीवित होना, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ। लिविंग चीज क्या होती है, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या करती है, इंटरेक्शन करती है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है, वो लिविंग थिंग है ना। भाई हम और आप लिविंग थिंग्स है। जो जानवर है, जीव है, वो सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हो गया जीवंत का मतलब। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जीवंत दस्तावेज हुआ भाई? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे लेकर अब तक 106 अमेंडमेंट अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, है ना। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक हमारे संविधान में। तो ये क्या चीज़ दिखाता भाई, समय के साथ साथ परिस्थितियां चेंज हुई और उन परिस्थितियों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एडजस्टमेंट किया गया। और वो किसके थ्रू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू किया गया। इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। एनसीईआरटी में में चैप्टर है जीवंत दस्तावेज, संविधान से रिलेटेड कि जीवंत दस्तावेज है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए जीवंत दस्तावेज का मतलब पूछ ले, प्रीलिम्स में भी पूछ ले, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ही यूपीएससी पूछती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें लिखने के लिए बहुत कम होगा, मगर वो क्वेश्चन यूपीएससी 15 मार्क्स के लिए पूछ लेती है, 10 मार्क्स के लिए पूछ लेती है। तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर इसमें जोड़ तोड़ के घुमा फिरा के इसका प्रोसीजर बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, है ना। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी चेंजिंग नीड्स है उनके अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने के लिए अमेंडमेंट किए जाते हैं। अपने यहाँ जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एकदम सरल, एकदम सरल इजी किस्म का, जैसे कहाँ होता है, यूके में, है ना। वहां पर जैसे जैसे नॉर्मल कोई एक्ट हम करते हैं ना, माफ कीजिएगा, जैसे कोई नॉर्मल एक्ट बनाते हैं, नॉर्मल एक्ट को पास करवाते हैं वहाँ की पार्लियामेंट में, सेम उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी वहाँ की पार्लियामेंट में आराम से पास करवाया जा सकता है। इसके लिए किसी स्पेशल लॉ लाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है यूके में, है ना। ये तो हो गया एकदम ईजी सा तरीका। एक होता है बहुत ही डिफिकल्ट तरीका, जो कि यूएसए में, अगर यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है ना, तो 3/4 मेजोरिटी आपको चाहिए। उसे 3/4 मेजोरिटी मिलने के बाद में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है ना। तो ये तो हो गया एक इजी और एक हार्ड। तो इजी का मतलब कहाँ है, यूके में।
और अगर हम देखें हार्ड कहाँ है, डिफिकल्ट कहाँ है, तो है यूएसए में, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ क्या है, तो इंडिया में है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का है इंडिया में। यानी अपने इंडिया जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है ना। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन है इंडिया में। ये अपने संविधान के कुछ अगर प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस है, उनको अमेंड करना तो एकदम ईजी है, जैसे कि नॉर्मल एक्ट हम पास करवाते हैं वैसा। और कुछ जो है वो हार्ड है, मगर इतने भी डिफिकल्ट या आप कहो कि वो रिजिड नहीं है जितने कि यूएसए में। हमारे यहाँ क्या है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना। तो वो सब हम देखेंगे अभी, कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे आज के ही लेक्चर में। अब ये चीज़ें हो गई। अब अब हमें देखना पड़ेगा कि आर्टिकल कौन सा है इससे रिलेटेड, आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, आर्टिकल कौन सा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया आर्टिकल 368 में, 368 जो है आर्टिकल, उस 368 के अंडर में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस दिए गए। और ये पार्ट कौन सा है, तो ये पार्ट है 20। अब आप कहोगे सर ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, पार्ट्स जो है वो मैच करवाने के लिए आगे कि पार्ट 20 एक तरफ दे दिया, फिर इधर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे चीज़ें यूपीएससी देती है। तो आपको याद रखना है पार्ट 20, 20 भाग 20 और आर्टिकल 368 368 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ये तो हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन सा एक। अब इससे रिलेटेड कुछ रूलिंग्स भी है सुप्रीम कोर्ट की, किससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग भी यहाँ पर है। उन रूलिंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलिंग अगर कोई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो है केशवानंद भारती केस वाली। और यहाँ पर दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये आपको याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, जब मैं आपको बता रहा था डीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बीच में अगर कभी विवाद हो जाता है तो फिर किसको तरजीह दी जाती है, क्या वो केस में आपको चंपकम दोराइजन वाला, गोलकनाथ, केशवानंद, है ना। उसमें फिर मैंने आपको मिनर्वा मिल्स केस बताया था, आईआर कोयलो केस के बारे में बताया था, जिसके बारे में आज हम और अच्छे से जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इतना अब एक एक करके हम पूरा ये केसेस के बारे में ही देख लेते हैं। तो केसेस शुरू होते हैं, ये केसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मेंस में क्वेश्चन बन गया था आईआर कोहिलो केस के बारे में सीधा सीधा, है ना। तो जब आईआर कोहिलो केस के बारे में बन सकता है तो शंकरी प्रसाद केस के बारे में भी बन सकता है, केशवानंद केस के बारे में भी बन सकता है, ये तो फेमस केसेस है ना। तो शंकरी प्रसाद केस आता है 1951 में। 1951 में क्या है, इस वक्त देखिए सबसे पहले पीएम कौन हुआ करते थे, बताओ कौन थे, नेहरू जी इस टाइम पे पीएम हुआ करते थे। और 1951 में ही क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट आया था। क्या आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पर आ गया था, है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट आ गया था और फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही क्या ऐड कर दिया गया था यहाँ पर, नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया था आर्टिकल कौन से में, 31B के अंडर, आर्टिकल 31B के अंडर जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया था नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। ये हमने देख लिया इतना। अब इस फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, जब आर्टिकल 31B के अंडर नाइन्थ शेड्यूल जोड़ दी गई और इस नाइन्थ शेड्यूल में क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स वाले काम किए गए थे ना, लैंड रिफॉर्म्स। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे, ये लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ा, है ना। क्योंकि लैंड रिफॉर्म करने के लिए जो है बड़े बड़े जमींदारों से लैंड ली गई और छोटे छोटे जो भूमिहीन जो थे, लैंडलेस लेबरर्स, उनको दी गई। तो इसके लिए क्या किया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उसको अमेंड करने की जरूरत यहाँ पर पड़ी। अब मैंने उस वक्त में बताया था, यहाँ पर पीएम कौन है, नेहरू जी। समझते जाना है, ऐसा ही याद रखोगे तभी, समझ समझ के याद रखोगे तभी याद रहेगा। यहाँ पर पीएम कौन है, नेहरू जी। देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और आज़ादी की लड़ाई में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। बहुत पे और भी नेताओं का रहा है, पर उस टाइम पे नेता कौन थे, नेहरू जी के नेतृत्व में। पीएम कौन थे, नेहरू जी। अभी आप देखोगे तो नेता तो और भी है, अमित शाह भी है, गडकरी जी भी है, तमाम नेता है, मगर नाम किसका आता है, मोदी सरकार, मोदी का, है ना, कि मोदी सरकार के काम हो रहे थे ना, मोदी जी के नाम पे पूरी सरकार चलती है वैसे। तो नेहरू जी पीएम थे और नेहरू जी का ओहदा उस टाइम पे बहुत बड़ा था, देश दुनिया में, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बहुत बड़ा ओहदा था। तो नेहरू जी ने कह दिया कि भाई साहब पार्लियामेंट चाहे
तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी वो अमेंडमेंट कर सकती है, यानी उनमें संशोधन कर सकती है। नेहरू जी ने ये कह दिया, पार्लियामेंट ने कहा मतलब नेहरू जी ने कहा। ठीक है साहब। तो अब जो है कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट क्या कहेगा? देखिए, जब जब सरकार मेजोरिटी में रही है, सरकार या कोई नेता जो है वो ज़्यादा मजबूत रहा है, तो कोर्ट ने उसके सामने घुटने टेके, ये आपको माननी पड़ेगी। ये हार्श रियलिटी है अपने इंडिया के मामले में। तो कोर्ट ने भी कह दिया भाई साहब के पार्लियामेंट को पावर है कि वो कुछ भी जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स में, ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कम करे, ऐसा कोई लॉ नहीं होगा। भाई मैंने बताया था ना, विधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी जब आर्टिकल 13 पढ़ा रहा था मैं, आर्टिकल 13 में पढ़ा रहा था, तो आपको विधि की परिभाषा मैंने बताई थी, लॉ की परिभाषा कि लॉ में क्या आता है ना। तो लॉ में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अध्यादेश जारी किया जाता है ना, वो उसके अंदर आता है। और क्या हुआ, कोई जो रूढ़ी वगैरह होती है, परंपराएं होती है, जो विधि की शक्ति रखती है, वो सब लॉ के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कोई विधि नहीं है, उसको हम लॉ मानते ही नहीं है। इसलिए जो लॉ है वो तो चेंज नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स में, मगर जो लॉ नहीं है वो तो उसके माध्यम से तो चेंज किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहली बात तो लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, यहां पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर लॉ नहीं है तो इसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है। याद रखना है, नेहरू जी है, नेहरू जी ने जो कहा वही कानून है। सिंपल सीधी भाषा में अगर समझना, माफ कीजिएगा, समझना है तो, है ना। नेहरू जी ने कहा भाई हम चेंज कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा भाई चेंज कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा, जो विपक्ष पार्टी वाले थे जो कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, ऐसा कानून तो बनाया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे कानून में देखो, मैंने जो विधि की परिभाषा बताई आर्टिकल 13 में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है ही नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें है ही नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया जा सकता है। ये वाली बात यहाँ पर आ गई शंकर प्रसाद केस में। ठीक है, अब आए 1967। ठीक है, इस वक्त जो है अब नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी है 1964 में। उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में यहां पर बनती है इंदिरा जी। अब इस वक्त जो है पीएम कौन हुआ करती थी? इंदिरा जी यहां पर पीएम हुआ करती थी, ये समझते चलना है। अब इंदिरा जी इस वक्त इतनी मजबूत नहीं होती है ना। फिर ये मामला जो है चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे ना, उनको चैलेंज कर दिया जाता है, उनकी वैलिडिटी को चेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त इंदिरा जी इतनी मजबूत होती नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर अब एकदम से पलटी मार लेता है। क्यों मार लेता है? सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को भी रिव्यू कर सकता है और चेंज कर सकता है कि नहीं? ऐसा कर सकता है ना। हाँ, तो अपने ही वो जो है केसेस है या अपना ही जो निर्णय दिया गया उसको भी वो रिव्यू कर सकता है और चेंज कर सकता है। अब यहां पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पलट जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपरफ्लुअस है, यानी उनको किसी भी मामले में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी विधि की परिभाषा के तहत ही आता है ना। भाई मैंने आपको बताया था कि विधि जो है, उस विधि की परिभाषा में आपको बताया कि संसद के द्वारा पारित कानून, विधानमंडल जो है राज्यों के, उनके द्वारा कानून जो है, ये सब कानून और अध्यादेश वगैरह हो गए, ये सब जो है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आर्टिकल 13 मैंने जब पढ़ाया था, तो वो आप जाके एक बार देखना, तो उसमें मैंने विधि की परिभाषा बताई है ना। तो उस विधि की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर विधि की परिभाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है, और अगर ये इसके अंदर आता है मतलब फंडामेंटल राइट्स में अब चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए पार्लियामेंट को ये पावर ही नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर दे या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे। समझ में आ गया आपको बात? शंकर प्रसाद मामले में क्या कहा 1951 में नेहरू जी जब थे कि भाई पार्लियामेंट है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। नेहरू जी मर गए, माफ कीजिएगा, नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में आ गई इंदिरा जी। इंदिरा जी अभी तक उतनी मजबूत नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट पलटी मार गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनुल्लंघनीय है। जैसे वेद कहा था ना,
दयानंद सरस्वती ने कि वेद जो है वो अनुलंघनीय है, तो वैसे ही कह दिया कि संविधान जो है और फंडामेंटल राइट्स है वो अनुलंघनीय है, उनका किसी भी कीमत पर किसी भी मामले में उल्लंघन नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ का ही एक प्रकार है, विधि का ही एक प्रकार है। ठीक है साहब। अब आ जाता है केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, अब इस केशवानंद भारती केस से पहले क्या होता है, इस गोलकनाथ केस लाने के बाद में आर्टिकल 24 और 25 अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। संसद जो है वो 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर देती है, इंदिरा जी की यहाँ पर सरकार होती है, और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देती है पार्लियामेंट के पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ को हटा सकती है, किसी भी चीज़ को घटा सकती है, मूलभूत जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनमें चेंज कर सकती है, ऐसा लिख दिया ये संविधान संशोधन करके पार्लियामेंट ने ये लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको चैलेंज करने के लिए केशवानंद भारती केस आया है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ लिखा ना, तो चैलेंज द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहाँ पर 24 और 25 अमेंडमेंट जो है उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट को कहाँ तक पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, कितनी हद तक, किस हद तक यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक जो है यहाँ पर डॉक्ट्रिन देता है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, हम ये वाली बात मानते हैं, गोलकनाथ मामले में हमने गलती करी थी, अब गोलकनाथ मामले से वापस पलटी मार गया सुप्रीम कोर्ट। गोलकनाथ मामले में क्या कहा कि मूलभूत अधिकारों में जो अपने फंडामेंटल राइट्स है उनमें किसी भी मामले में चेंज नहीं किया जा सकता, संविधान में संशोधन किया ही नहीं जा सकता, हो गई बात। अब यहाँ पर केशवानंद में वापस पलटी मार जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हम इस बात से सहमत हैं कि पार्लियामेंट किसी भी चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, हटा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, परंतु हम एक चीज़, एक डॉक्ट्रिन देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आत्मा तो होगी ना, है ना भाई, कुछ उसका सारांश तो होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी, बाकी किसी भी चीज़ में जो है पार्लियामेंट यहाँ पर चेंज कर सकती है। केशवानंद भारती केस में ये कहा। डेट याद रखनी है 24 अप्रैल 1973, क्यों याद रखनी है बताऊंगा आगे। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद केस में, केशवानंद भारती वर्सेस केरल जो ये केस था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि इसको किसी भी मामले में बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। अब कहा गया, पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि महाराज ये तो बता दो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे और वो भी टाइम टू टाइम, है ना। अभी के लिए समझो कि जैसे अपना देश जो है वो फेडरल स्टेट है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अपना देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अपना देश जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी अपने आप में, है ना, रिपब्लिक होना, ये अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह देता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये वाली बात कह देता है केशवानंद भारती केस में 1973 में, ये याद यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद में कट टू 2007 में आ जाओ, हालांकि इसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस आता है। कौन सा आता है? मिनर्वा मिल्स केस आता है, 1980 में आता है। एसआर बोम्मई केस आता है, 1994 में आता है। ये तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड होता है, एसआर बोम्मई केस रिलेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऐसे ये केस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2007 में आईआर कोहिलो केस आता है। ये केस ऐसा का ऐसा मेंस में पूछ लिया गया था कि आईआर कोहिलो केस क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था और जिसके माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला माफ कीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी गई थी आर्टिकल 19 में, ठीक है, और डीपीएसपी में भी ऐड कर दी जाती है। यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि पार्लियामेंट को कहाँ तक पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू जो है उसको रोक सके, है ना। क्योंकि सुप्रीम पार्लियामेंट ने कहा कि भाई 9th शेड्यूल में जो जो चीज़ें डाल दी गई है ना, 9th शेड्यूल, माफ कीजिएगा,
9th शेड्यूल में जो जो कानून डाल दिए गए ना उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर केस में यह भी कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो पार्लियामेंट किसी भी कीमत पर जुडिशियल रिव्यू को भी वापस नहीं ले सकती है। तो यहां पर बात आई कि पार्लियामेंट कहां तक जुडिशियल रिव्यू को रोक सकती है। भाई 9th शेड्यूल में जो केसेस डाल दिए, जो कानून बना के डाल दिए गए, उनका तो जुडिशियल रिव्यू किया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई पार्लियामेंट को यह अधिकार है ही नहीं कि वो जुडिशियल रिव्यू को वापस ले ले। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का, और बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी मामले में पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, है ना। पर यहां पर एक बात ये हुई कि हम एक बात ये कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कब आया था? बताओ, डेट बताओ। 24 अप्रैल 1973। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, भाई आपने कहा, सरकार ने कहा कि भाई 9th शेड्यूल में जो भी डाल दिया उनको आप जुडिशियल रिव्यू मत करो। चलो हम आपकी बात इतनी मान लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था 1973 में 24 अप्रैल 1973 को, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये जो डेट है ना जुडिशियल रिव्यू वाली, बेसिक स्ट्रक्चर वाली, इस डेट के पहले आपने 9th शेड्यूल में जो जो डाला था ना उनका हम जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, ठीक। पर 24 अप्रैल 1973 के बाद जो जो कानून डाले गए ना उन कानूनों का हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। आपके कहने से हम ये नहीं मानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। आप तो कोई भी ऐसा कानून बना दोगे और कह दोगे कि हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया, अब आप इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाओगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे 24 अप्रैल 1973 के बाद में कोई भी आपने कानून बना के 9th शेड्यूल में डाला तो। समझ गए? ऐसा कैसा IR कोयलो केस UPSC मेंस में पूछ लिया गया था और उसका आंसर यही लिखना था, है ना। ये हो गया, है ना। तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार से केसेस, इससे शंकरी प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस हो गया, उसके बाद में कट्टू 2007 में IR कोहिलो केस आ जाता है। अब जो है प्रोसीजर, अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार से होता है, ये प्रोसीजर समझने से पहले हम समझेंगे अमेंडमेंट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने एक आर्टिकल बताया था जिस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रकार अमेंडमेंट बताया गया था कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल के अंडर होता है। कौन सा आर्टिकल था वो? आर्टिकल 368। अब याद रखो, इस आर्टिकल 368 में दो प्रकार के अमेंडमेंट बताए गए हैं ये। पर सर आपने तो यहां पर तीन प्रकार के अमेंडमेंट लिख रखे हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं तीन प्रकार के, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं तीन प्रकार के, दो प्रकार के दिए गए हैं आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में बताए गए हैं दो प्रकार के अमेंडमेंट, और इन्हें ही वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। वास्तविक जो है, रियल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये आर्टिकल 368 वाले ही हैं। तो फिर आप कहोगे सर ये सिंपल मेजोरिटी वाले का है। इसको, सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाता है। सिंपल मेजोरिटी से हाल बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए, परंतु अगर आप देखोगे तो टोटल अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही हुए हैं, है ना। इसमें इन 106 अमेंडमेंट में सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट को नहीं गिना गया है। इसका मतलब अगर कल को पूछ ले कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किए जाने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है, तो गलत, नहीं माना जाता है। हालांकि इस सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट होने का मतलब है कि चेंज करना, तो चेंज सिंपल मेजोरिटी से भी होता है, मगर उसको मानने के लिए या कागजों में आप कहो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना ही नहीं जाता है ना। ठीक है, तो दो प्रकार के मेजर अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंडर। ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है सर, अब बता दो एक एक चीज। तो एक एक चीज आ जाते हैं सिंपल मेजोरिटी वाला। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई सामान्य कानून पारित होता है ना, जैसे कोई सामान्य कानून संसद में पारित होता है ना भाई, जो भी उपस्थित है और जो वोट देने वाले हैं उनके आधे से एक ज्यादा अगर वोट कर दे तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया और वो कानून बन जाता है। तो इस ऐसे ही सिंपल मेजोरिटी से जो है वो कानून बना दिए जाते हैं और पास करा दिए जाते हैं। वो आपको सर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे भी कर दिया जाता है? बिल्कुल कर दिया जाता है। कैसे, कौन कौन से? तो मैंने जब आपको आर्टिकल 3 और 4 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, 2 और 3 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि कोई नए राज्य का गठन करना हो, राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, उसकी सीमा परिवर्तित करनी हो, है ना, तो वो किया जा सकता है सामान्य
कानून की वजह से सामान्य बहुमत सिंपल मेजोरिटी से वो किया जा सकता है ना। एमपी के प्रिविलेजेस के बारे में कोई बात करनी हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उनकी संख्या बढ़ानी हो घटानी हो, उनकी प्रिविलेजेस घटानी हो बढ़ानी हो, तो ऐसे काम सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ये आप समझ लें। अब एक आ जाता है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी माफ कीजिएगा, स्पेशल मेजोरिटी वाले। तो स्पेशल मेजोरिटी से फिर पारित करना पड़ता है। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो गया 2/3 बहुमत, 2/3 जो है वो मेजोरिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए दोनों सदनों में, दोनों सदनों में और अलग अलग। यानी कि यहाँ पर जॉइंट सिटिंग जो है ना, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में। तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले जो है उनके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और साथ ही साथ अलग अलग पारित होना चाहिए दोनों सदनों से। ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी। कौन से ऐसी चीज़ें जिनको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है? तो जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना हो तो उनको किया जाता है किसकी मदद से? स्पेशल मेजोरिटी वाले से किया जाता है। जैसे EWS वाला अभी ये रिजर्वेशन लागू किया गया तो ये फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया गया था, तो ये कैसे किया गया था? 2/3 की मेजोरिटी से ही किया गया था। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की कंसेंट भी लेना, यहाँ पर होता है ना। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की कंसेंट यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ऐसे कौन से कानून होते हैं? जैसे कोई भी ऐसा कानून जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा रहे हों, ऐसा कानून कोई भी जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जा रहे हो, है ना, जिसमें मतलब आप कहो कि जिसमें राज्य और जो अपना सेंटर है, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, उसमें अगर कोई चेंज किया जा रहा हो तो उससे रिलेटेड कोई भी कानून अगर आप बना रहे हो तो उसको स्पेशल मेजोरिटी यानी संसद में तो आपको 2/3 बहुमत से पारित कराना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आधे से एक अधिक, है ना, आधे से अधिक राज्य जो हैं उनमें सिंपल मेजोरिटी। राज्य किससे करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से, है ना। और स्टेट किससे, सेंटर किससे करेगा? जो पार्लियामेंट किससे करेगी? 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे, तब जाके वो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट वाला। अब सर एग्जाम्पल तो दे दो। तो एग्जाम्पल हो गया, अगर प्रेसिडेंट के पावर जो है उनमें चेंजेस करना हो, यूनियन और स्टेट के रिलेशन में कोई चेंज करना हो, तो जो है आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट से पास जो करवाना पड़ेगा। जैसे GST लाया गया, है ना, 279 ए, है ना, ये एक बार और आप क्रॉस चेक कर लेना। इसके अंतर्गत GST काउंसिल बनाएगी है और GST ये जो है पारित करवाया गया, पास करवाया गया, तो ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्य जो है उनकी यहाँ पर कंसेंट ली गई थी। तो ये 3 तरीके के अमेंडमेंट हो गए। अब आ जाते हैं प्रोसीजर पर। तो प्रोसीजर वही है, एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोई से भी आप कहो कि हाउस में किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। अगर कहो कि नहीं लोकसभा में किया जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस बिल है वो सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है ना, जो मनी बिल है वो, ठीक है। पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये हो गया, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब आप कहोगे सर प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट मेंबर का मतलब हुआ ऐसा कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, है ना, जो रूलिंग पार्टी का हो या कोई ओपोजिशन पार्टी का हो, तो वो जो मिनिस्टर नहीं है वो मेंबर होता है प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होगी दोनों सदनों में, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों सदनों में। अलग अलग क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग बुला ली और कर ली, है ना। तो यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग जो है उसका कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस में, है ना। और फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड हुआ तो उसमें आधे से अधिक जो है, जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। किससे पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर से। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगा, वो जरूरी है। प्रेसिडेंशियल असेंट जैसे मिलेगा तो वो एक अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। ये हमने चीज़ें देख ली, है ना। यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए, देखिए सिंपल मेजोरिटी में हो गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन बढ़ाना हो, नए स्टेट्स का एडमिशन करना हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बढ़ाना हो घटाना हो, तो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी।
फिर हो गया स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, इनमें चेंज करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी बोले तो 2/3 जो है वो यहाँ पर आपको मेजोरिटी चाहिए होगी। और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट हो गया, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट साथ ही साथ में सेंटर के जो है वो भाग लेते हैं ना, इसलिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर में चेंजेस करना हो, जीएसटी काउंसिल वाले बात होगी, ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। स्टेट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से कंसेंट देंगे, आपको याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अपने यहाँ प्रोसेस, उसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। जैसे यहाँ पर कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। अगर यूएसए में देखें तो यूएसए में एक स्पेशल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। अपने यहाँ कोई ऐसी स्पेशल बॉडी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट ही करती है। तो ये हो गया इसकी क्रिटिसिज्म। फिर है लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट्स। तो अपने यहाँ जो अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो शुरू किसके द्वारा किया जाता है? तो पार्लियामेंट के द्वारा ही शुरू किए जाते हैं, और पार्लियामेंट ही उनमें चेंजेस कर सकती है। स्टेट जो है बहुत ही कम मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो शुरू कर सकती है या वो इनिशिएट कर सकती है। कौन से मामलों में कर सकती है? जैसा किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, है ना, राज्य का नाम परिवर्तन करना हो तो वो जो है वहाँ की असेंबली जो है वो इसको इनिशिएट कर सकती है। जैसे केरला का नाम केरलम करने की बात हुई, या पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल करने की बात हुई, ऐसा। ठीक है। फिर हो गया मेजोरिटी। तो यहाँ पर देखें आधे ही राज्यों की मेजोरिटी सिर्फ चाहिए। क्रिटिसिज्म की बात है ना, आधे राज्यों ने अगर पास कर दिया तो सारे राज्यों पे लागू हो जाएगा। उन आधे राज्यों ने क्या यार मोरनी के पत्थर मारा था, जो उनको उनकी जरूरत ही नहीं हुई। आधे राज्यों ने बोला तो सब पे लागू हो गया। ये भी एक मेजोरिटी इसकी क्रिटिसिज्म है। फिर यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है स्टेट रेटिफिकेशन का, कि स्टेट जो है वो कितने टाइम में रेटिफाई करेंगे। भाई यहाँ पर हो गया सेंटर प्लस स्टेट वाली मैंने कंसेंट वाली बताई कि यहाँ पर हो गया 2/3 मेजोरिटी से, और यहाँ हो गया सिंपल मेजोरिटी से, है ना। तो ये राज्य जो हैं, स्टेट्स हैं, वो कितने टाइम फ्रेम में इसको कंसेंट देंगे सिंपल मेजोरिटी से? 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 10 साल में? ये बताया ही नहीं गया, ये बताना तो चाहिए ना। ठीक है। फिर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई डेडलॉक आ जाता है। यानी मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया मगर राज्यसभा पास नहीं कर रही है, तो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। अगर सिंपल हमें कानून बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे और राज्यसभा लोकसभा दोनों को एक साथ बिठाएंगे और फिर सिंपल मेजोरिटी से पास कर देंगे तो पास हो जाएगा। मगर यहाँ पर कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान प्रोविजन नहीं है डेडलॉक को खत्म करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस में। ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जैसे पास कर दिया जाता है, जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, है ना। अभी मैंने एग्जाम्पल्स और भी बताए थे। ठीक है। ये वाली चीज़ें हो गई, इसकी क्रिटिसिज्म हो गया, ये याद रखने को आपको याद रख लेना है। फिर देखिए यहाँ पर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस है। कुछ जो है बड़े ही फ्लेक्सिबल है, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। कुछ ऐसा है रिजिड, मतलब 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों की कंसेंट भी चाहिए, है ना। जैसे केसी वेयर है, तो केसी वेयर ने कहा कि भैया मेजोरिटी जो कहे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी इन दोनों का बैलेंस है ना। नेहरू और अंबेडकर भी कहते थे कि फ्लेक्सिबल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि वो अपने आसपास में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूरा चैप्टर हो गया। अच्छे से आपको याद कर लेना, ये केसेस हैं, फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया जोर देके ये अच्छे से याद कर लेना। प्रीलिम्स प्लस मेंस में ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका हो तो आप चैनल को जरूर जो है वो रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि आपके एक एक लाइक शेयर से ही तो ऊर्जा मिलती है हमको, एनर्जी। ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।